हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल साइंस क्लासेस में। तो आइए इसमें हम बात करते हैं इस वीडियो में कि क्लास 10th का जो साइंस है उसकी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, राहुल साइंस क्लासेस ये आपका YouTube चैनल है। क्लास 10th की साइंस की केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो 1 है उसको पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहले कंटेंट को पढ़ते हैं कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है। आगे बात करते हैं। देखिए, विषय सूची जो कंटेंट है इसका, पहला चैप्टर है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, और तीसरा है आपका धातु एवं अधातु, और चौथा चैप्टर आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, और पांचवा चैप्टर आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 5 चैप्टर हैं जो आपकी केमिस्ट्री है। पहले केमिस्ट्री के पोर्शन को खत्म करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो जैसे कि पाठ का नाम आपको पता ही है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस पाठ का नाम है। तो आखिर ये देख लेते हैं सबसे पहले कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं। ठीक, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये फिजिकल चेंजिंग और ये केमिकल चेंजिंग कहते किसे। देखिए, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार अवस्था परिवर्तन के पश्चात दोबारा उसी अवस्था में वापस आ सकते हैं, उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो परिवर्तन यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी अवस्था को परिवर्तित करने के बाद में दोबारा उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकते, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि काम को बिगाड़ने के बाद यदि सुधर जाए तो वो भौतिक परिवर्तन, और काम बिगड़ जाए और वो फिर सुधरे ही नहीं तो उसको कहते हैं बेटा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखो कैसे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बर्फ है, यानी कि जो जल जो होता है वो 3 रूप में आपने देखने को मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। तो यदि आपका ठोस बर्फ है तो उसको यदि पिघलाया जाए तो वो द्रव बन जाएगा, और उस द्रव को यदि गर्म किया जाए तो वह भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। भाप को फिर दोबारा द्रव करा जा सकता है, और द्रव को फिर दोबारा ठोस में यानी कि फ्रीज वगैरह में रख करके ठोस किया जा सकता है। तो भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसी तरीके से जो आपका ये घी होता है, मक्खन होता है, इसको जब टेम्परेचर दिया जाता है, उबाला जाता है, तो ये द्रव अवस्था में चला जाता है, और उसके बाद में फिर ये रखा रहने पर ठोस बन जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन में आती है। और इसी तरीके से जो लकड़ी होती है, यदि उसको काटा जाए तो भौतिक परिवर्तन, और यदि उसको जलाया जाए तो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जलने के बाद में दोबारा लकड़ी प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन कटने के बाद में क्या है, वो लकड़ी ठोस ही रहेगी और अवस्था परिवर्तित उसकी नहीं होती। ठीक, तो इसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जो आपका दूध है, दूध से क्या बनेगी, दही बनेगी, दही से फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से आटे से रोटी बन जाती है, तो रोटी से दोबारा आटा नहीं बन सकता। तो ठीक, समझ गए। तो आगे चलते हैं। देखिए, अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर के विषय में देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का परिचय हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण किन्हें कहते हैं। आगे रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में प्रकार पढ़ेंगे, और दैनिक जीवन में उपअपचयी अभिक्रियाओं को प्रभाव को देखेंगे जो डेली लाइफ में रिएक्शंस हो रही हैं, और फिर अध्याय का सारांश और उसके बाद में अभ्यास। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। परिचय करते हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, जो हमारे डेली लाइफ में भी रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरीके से श्वसन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम फीते को जलाना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही का बनना, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, भोजन का पाचन है, श्वसन है, तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लोहे पर जंग का लगना, ठीक है। मैग्नीशियम रेमन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, ये भी क्या है बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहते किसे हैं केमिकल रिएक्शन, तो वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण धर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया
कहलाती है। तो किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जिस तरीका से ये जल है, तो ये जल किस किस से मिलकर बना है? ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। जल का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? जल बनाती है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके नए गुणधर्म यानी कि नया गुण, हाइड्रोजन का गुण होता है जलना और ऑक्सीजन का गुण होता है आग को जलाना या सहायता देना, और इनसे बना यौगिक जो जल है वो आपको बुझा देता है। तो देखा आपने कि इनके गुण अलग हैं। हाइड्रोजन का गुण है जलना, ऑक्सीजन का जलाना, और जो इनसे मिलकर के जल बनता है वो क्या कर देता है? आपको बुझा देता है। इसी तरीका से तो ये जैसे कि हाइड्रोजन गैस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? H2SO4। क्या बना लेती है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। क्या बना लेती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए दो चीजों का होना अति आवश्यक है। एक तो होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। यानी कि अभिकारक क्या होता है? यानी कि किसी भी काम को करने के लिए पहले किसी भी सामान की आवश्यकता पड़ती है, वही हमारा अभिकारक कहलाता है। जैसे कि रोटी को बनाने के लिए आटे और जो पानी होता है, जल होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये क्या है? अभिकारक है। और इनके बाद जो हमें रोटी तैयार मिलती है, जो रोटी बनती है, उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसको उत्पाद कहते हैं। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या है, यानी कि अभिकारक। अभिकारक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जिस तरीका से आपने अभी देखा जल का निर्माण क्या था, हमने जल का सूत्र H2O। तो ये क्या हुआ था? हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके क्या बना दिया था? जल बनाया था। तो ये जो चिन्ह है ये अभिक्रिया का चिन्ह है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जो यहाँ पर ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। और इनसे बना जो यौगिक जो है ये जल, और ये क्या है? तुम्हारा उत्पाद है। क्या है? उत्पाद, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये रिएक्टेंट। ठीक, तो ये अभिकारक की तुम्हें पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग या हिस्सा लेते हैं पदार्थ उनको कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो भी हमारा मटेरियल बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? जल बनाती है। तो जल क्या है? यहाँ पर ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट है। और जिन्होंने हिस्सा लिया है वो क्या है? तुम्हारे अभिकारक है। क्या है जी? अभिकारक। ठीक, तो आगे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में रूपांतरित होते हैं। इस प्रकार बने उत्पाद के गुणधर्म अभिकारक के गुणधर्म से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो मैंने वही बताया कि हाइड्रोजन क्या होती है? खुद गैस जलती है, ये ईंधन का कार्य करती है, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलाने में सहायक होती है, और इनसे बना यौगिक जो जल है वो आपको बुझाता है। तो देखा आपने दो इनके अभिकारक और उत्पाद के गुणधर्म कितने भिन्न भिन्न होते हैं अपने आप में। इसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ से मैग्नीशियम एक धातु है, वायु से क्रिया करने पर यानी जलाने पर क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कैसा होता है? एक क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय गुण होता है इसका। ठीक है, नोट कर लो इसे, आगे बढ़ते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, यानी कि कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमें क्या जानकारी की कैसे पता चलेगा। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि रासायनिक
अभिक्रिया किस तरीके से, देखो जैसे गैस का निकलना, ये भी एक पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। गैस का निकलना या तापमान में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, ये सब क्या कहलाते हैं, यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, देखिए कैसे। गैस का निकलना, गैस का निकलना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है, यानी कि प्रदर्शित की जाती है। जैसे दानेदार जिंक, क्यों दानेदार जिंक की अभिक्रिया किससे कराते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl से कराने पर आपको बनता है ZnCl2। क्या बनता है, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसको संतुलित करना है, यहां से संतुलित कर ले, तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो जिंक, ये जो आपकी जिंक है, जिंक इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या कर दिया, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनाते और हाइड्रोजन गैस निकलती। ठीक है, तो गैस का निकलना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया को बताता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, कैसे पता चलेगा, अवक्षेप का बनना। क्या, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। अवक्षेप वो चीज, वो पदार्थ होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे कि अंडे का छिकला, ये भी क्या है, एक अवक्षेप ही होता है। जब इसको पानी में उबालोगे तो अंडे का छिकला कभी घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा। तो ये क्या है कि जो जल में अघुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कि अवक्षेप कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाए पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है इसका सूत्र, विलय को लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, PbNO3 विलय में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का PbI2 का एक विलयन प्राप्त होता है जो कि पीला होता है। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। और क्या बनेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बनेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और ये जो है ये पीला PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, ये क्या है आपका अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रंग में परिवर्तन हो सकता है। क्या, रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो तो भी समझ लेना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जब ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी या जामुनी रंग हो जाता है, ये जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। और ये कैसे बता देता है, इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए आप जल में, क्या जल में यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा को डाल देते हैं तो वो लाल हो जाता है, तो इसका मतलब उसने जल के साथ वहां भी रिएक्शन कर लिया है। तो इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए आगे बात करते हैं, ताप में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब बिना भुजा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है, H2O के साथ क्रिया करता है, तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाता है, ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा चूना बन जाता है। क्या होता है, बुझा चूना। और साथ में कुछ हीट यानी कि एनर्जी भी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये क्या है, तापमान में परिवर्तन होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जिस तरीका से कल जो बिना भुजी कली होती है, जब उसको लाया जाता है तो उसको बुझाने के लिए किसी टीन के बर्तन या लोहे के बर्तन में डाल करके उसमें पानी डाला जाता है, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि वहां की हीटिंग बहुत होती है, वो जला देता है। ठीक, आगे अवस्था में परिवर्तन होना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि किसी की भी अवस्था परिवर्तन हो जाए, जैसे कि बर्फ होता है आपका, बर्फ को यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। और द्रव को टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस बन जाती है। तो ये अवस्था परिवर्तन जो होती है, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, आगे रिएक्शन जिंक विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करानी है जिंक के साथ में, तो जिंक का सूत्र होता है
और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब क्रिया करेगी तो यहाँ के धातु अम्ल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और फिर क्या बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, क्या बनेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, इसको नोट कीजिए। देखिए केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के रूप में लिखना और अवस्था के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि जल, मैं बात करता हूं कि हाइड्रोजन वायु के साथ अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाती है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, अभिक्रिया का चिन्ह ये लग गया, और जल का सूत्र होता है H2O के रूप में लिख देना, क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो बात समझ में आई। अब ये आगे बात आती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब तीर के निशान से पहले और तीर के निशान के बाद क्या तत्वों अर्थात जो परमाणु होते हैं, तत्व के परमाणु जो है उनकी संख्या बराबर है तो संतुलित समीकरण है, अन्यथा संतुलित समीकरण नहीं है। संतुलित होना जरूरी है। जिस तरीके से आप दुकानदार से कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, आपको जो तराजू होता है वो बराबर रहना चाहिए, तभी तो संतुलित होता है, ठीक है। तो एक रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और जो भी इसके बारे में और डिटेल है और डिटेल से पढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।